क्रूर आतंकी हमला जिसने इस देश की सामूहिक चेतना को छलनी कर दिया, जिसने न जाने कितने निर्दोषों को उनके अपनों से छीन लिया। एक ऐसा जख्म जिसके घाव अब भी हरे हैं। हम बात कर रहे हैं 26/11 मुंबई हमले की। इस बर्बरता का एक साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत के शिकंजे में आ गया है। कानून की देवी अब खुली आंखों से उसका इंतजार कर रही है और इंतजार कर रहे हैं हमले के पीड़ित, इस उम्मीद के साथ कि न्याय तो अब होकर के ही रहेगा। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे तहव्वुर राणा की, 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली से उसके कनेक्शन की। राणा कहां से उठ कर के आया, उसने इस हमले में भूमिका क्या निभाई और कैसे वो पकड़ा गया, भारत लाने में इतना समय कैसे लगा, और सबसे आखिर में बात होगी सबसे ज़रूरी सवाल पर कि क्या पूरा इंसाफ हो गया है। अगर नहीं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. अभी आपकी स्क्रीन पर दो दृश्य दिख रहे हैं। बाईं तरफ 17 साल पहले के 26/11 आतंकवादी हमले की अलग अलग फुटेज है। अराजकता और हिंसा के दृश्य हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुंबई पर आकर टिक गई हैं। हमारे सुरक्षा बल आतंकियों से लोहा ले रहे हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। दाईं तरफ 10 अप्रैल के दृश्य हैं जब तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने की तैयारी की जा रही थी। स्वॉट की बुलेट प्रूफ गाड़ी तैयार थी जो उसके आने के बाद, उसे रिसीव करने के बाद दिल्ली स्थित NIA हेडक्वार्टर्स में उसको लेकर के जाने वाली थी, जहां जांच अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। राणा के NIA हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। बात प्रक्रिया की हो रही है तो थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आखिर राणा को भारत लाने में 16 साल का समय कैसे लगा। भारत लंबे समय से तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा था। अमेरिकी अदालत ने पिछले साल इसकी अनुमति भी दी थी, लेकिन राणा ने 13 नवंबर 2024 को इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। इसे अमेरिकी कोर्ट ने इसी साल 21 जनवरी को खारिज कर दिया। इसके बाद फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई अमेरिका में, और फिर तहव्वुर राणा के बारे में उन दोनों के बीच बात हुई। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने उसे दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक बताया था। उसे भारत को सौंपने की खुशी जाहिर की थी। PM मोदी ने ट्रंप को थैंक यू भी तब बोला था। लेकिन तहव्वुर राणा भारत के लिए अहम क्यों है? क्यों भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार लंबे समय से कर रही थी? पाकिस्तान में पैदा हुए 64 साल के तहव्वुर राणा ने मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद वहाँ की सेना में डॉक्टर के तौर पर काम किया। हेडली के संपर्क में वो पहले से ही था। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है जिस पर मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। राणा अपनी पत्नी के साथ 90 के दशक में कनाडा शिफ्ट हो गया। 2001 में उसने कनाडा की नागरिकता ले ली। फिर वो वहाँ से शिकागो चला गया, जहाँ उसने कई बिजनेस शुरू किए। उनमें से एक इमिग्रेशन एजेंसी का बिजनेस भी था। बाद में मालूम पड़ा कि एजेंसी आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए कवर थी। भारतीय एजेंसियों की जांच में सामने आया कि तहव्वुर राणा ने मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमलों को अंजाम देने में डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने तहव्वुर राणा को शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया और साल 2011 में NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। भारत की तरफ से 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेटिक रास्ते के जरिए राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई। मुंबई पुलिस ने साल 2023 में दाखिल अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा कि तहव्वुर राणा मुंबई हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था। वो 11 से 21 नवंबर 2008 तक एक 5 स्टार होटल में रुका। ये भी बताया कि राणा हेडली और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बीच की कड़ी था। अब इस प्रत्यर्पण के कानूनी दांवपेच के बारे में जानते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों का रुख करते हैं, जिनमें राणा के प्रत्यर्पण के लिए ग्राउंड बनाया गया था। तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे। दोनों ने इमिग्रेशन बिजनेस शुरू किया। हेडली हेरोइन तस्करी में शामिल हो गया, बाद में कट्टरपंथी बन गया और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया। 2005 से 2008 के बीच राणा और हेडली ने शिकागो में कई बार मुलाकात की और भारत में हमले करने के लिए लश्कर की मदद करने की साजिश रची। अगस्त 2005 में हेडली ने सुझाव दिया कि राणा के इमिग्रेशन बिजनेस को भारत में लश्कर-ए-तैयबा की जासूसी के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हेडली एक कंसल्टेंट बनकर काम करे।
हेडली ने राणा को पाकिस्तान में सेना से भागने के रिकॉर्ड को साफ करने में मदद की पेशकश भी की। जून 2006 में राणा ने अपने इमिग्रेशन बिजनेस की मुंबई में ब्रांच खोलने के लिए सहमति दी। राणा ने हेडली को भारतीय बिजनेस वीज़ा के लिए आवेदन करने में मदद की, जिसमें कई गलत जानकारियां दी गई थी। हेडली ने इस वीज़ा का इस्तेमाल भारत जाने के लिए किया, राणा का मुंबई ऑफिस चलाने के बहाने, लेकिन असल में कोई बिजनेस उसने किया नहीं। हेडली ने ताज होटल और दूसरी जगहों की रेकी के वीडियो बनाए। 2008 में हेडली ने राणा को भारत न जाने के लिए कहा, क्योंकि हमले की योजना बन चुकी थी और दुबई में एक दूसरे साजिशकर्ता से मुलाकात तय हुई। 26 से 29 नवंबर 2008 के बीच लश्कर-ए-तैयबा ने मुंबई में आतंकी हमले किए, जिसमें 166 लोग मारे गए, 239 लोग घायल हुए और 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। राणा ने हमलावरों की तारीफ की और कहा कि भारत के लोगों के साथ यही होना चाहिए था। इसके बाद उसने हेडली के साथ मिलकर डेनमार्क और भारत में और हमलों की योजना बनाई। कोर्ट में राणा ने खुद को बचाने के लिए डबल जीओपार्डी क्लॉज की दलील दी। क्या है ये क्लॉज? सीधे शब्दों में कहें तो एक अपराध के लिए दो जगह मुकदमा नहीं चल सकता। भारत ने अपने वकीलों की मजबूत टीम के साथ इस दलील को काउंटर किया और कहा कि ये क्लॉज इस तरह के स्पेशल केस में लागू नहीं हो सकता। यूएपीए के तहत राणा के खिलाफ चल रहा केस इसका उल्लंघन नहीं करता। भारत ने अपने कूटनीतिक प्रभाव का भी इस्तेमाल किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारत ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। राणा की याचिकाएं एक के बाद एक खारिज होती रहीं। राणा की आखिरी अपील 7 अप्रैल 2025 के दिन खारिज की गई। राणा के प्रत्यर्पण पर मुंबई हमलों के पीड़ितों ने संतुष्टि जताई है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि निकट भविष्य में डेविड हेडली पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उनको जल्द से जल्द सजा होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का जान चले गया ये हमले में। बहुत जल्दी उनको फांसी देना चाहिए। कसब के साथ 2 साल 5 साल नहीं रखना चाहिए। पर राज खोलेगा सब मास्टरमैनों का। जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान बैठे हाफिज सईद है, दाऊद है, लखवी है, और भी बैठे गुने सुने और भी है। डेविड हेडली तो अमेरिका में जेल में हो 35 साल की। ये राज खोलने बाद मालूम पड़ेगा और कितने कितने लोग अंदर है। उसको तो राणा को जब फांसी दोगे ना तो अपना देश हिंदुस्तान एकदम जय जयकार होगा। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे। त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा। एक गोली लगने के बाद मुझे मेरे पैर में मैं भी बेहोश हो गई थी। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, कसाब और अब्बू इस्माइल को, और मैंने कसाब को। पूरी वो दर्द तब हटेगी जब पाकिस्तान में जो पूरे मास्टरमाइंड जो आतंकवादी अभी भी जिंदा है, जब वो खत्म होगा तब लगेगा कि हाँ इंसाफ पूरा मिला है हमें। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात राणा को अमेरिका से लाने की खबरें हवा में थीं और इसी बीच भारत के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का एक और साक्षात्कार अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छप रहा था। हेडली का संदर्भ देकर पिल्लई अमेरिका पर सवाल उठा रहे थे। उनके साक्षात्कार की कुछ जरूरी प्रमुख बातें। राणा की भूमिका तो छोटी थी, मुख्य साजिशकर्ता तो डेविड कोलमैन हेडली था। अमेरिका ने बुरे इरादे से काम किया, उन्हें आतंकी साजिश के बारे में पता था, फिर भी हेडली और उसकी भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रहने दिया गया। हेडली को 2009 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन अमेरिका ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने में देरी की और सौदेबाजी का ऑफर देकर के बचाया। मुंबई में रेकी के दौरान हेडली ने आतंकियों को लाने वाली नाव के उतरने की जगह चुनी और इलाकों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी। हेडली का पिता पाकिस्तानी था, लेकिन उसके पास अमेरिकी पासपोर्ट था। अमेरिका ने हेडली की पाकिस्तानी पहचान छुपाई थी। अगर हमें पता होता कि वो पाकिस्तानी मूल का है तो भारत आने पर वो निगरानी में होता। पिल्लई के कार्यकाल के दौरान ही अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने हेडली और राणा को गिरफ्तार किया था। इस इंटरव्यू में पिल्लई ने यह भी बताया कि 26/11 हमले के बाद विदेशियों को ट्रैक करने का सॉफ्टवेयर बदला गया ताकि बार बार भारत और पाकिस्तान आने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके। पूर्व गृह सचिव ने यह भी बताया कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी होती है और अब कानून के तहत ही राणा को सजा होगी। PIB के 11 दिसंबर 2008 की प्रेस रिलीज के मुताबिक 26 नवंबर 2008 के दिन लश्कर के 10 हथियारबंद आतंकवादी 4 समूहों में बंट गए थे। मुख्य रूप से इनके 4 टारगेट थे: छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन यानी CST, ताज होटल, ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। इस हमले के दौरान आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से फोन पर बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे, सुनिए। हिट करो, देखो हिट करो, लगाओ फायर, खोल दो कैमरा, खोल दो, लगाओ हेली हमारे ऊपर हेली आ गया। मेरा ख्याल है इधर चांस है कोई। हेली आ गया ऊपर, हमारे ऊपर हेली आ गया।
इतना क्या करा? लगाओ 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 प्ले को लगाओ तो करो। फायर शुरू हो गया, फायर शुरू हो गया। करो 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 बराबर से फायर शुरू हो गया। उमर कवर लो उमर कवर लो कवर हमारे कमरे में फायर शुरू हो गया, हमारे कमरे में। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे फायर लग गया। मुझे फायर लग गए हैं। कहाँ लगा? मेरे कहाँ लगा? बाजू पे लगा है, पाँव पे लगा है। अल्लाह ताला आपकी बात करे। उनके लोग भी जख्मी हो रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। फर्स्ट एंट्री हमने कमांडो मार दिया है। आगे दुआ करने मिला मुझे शहादत। अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया टुडे के पत्रकार साहिल जोशी ने इस हमले को ग्राउंड जीरो से कवर किया था। क्या मंजर था, उनसे ही सुनते हैं। पहले तो टेरर अटैक हुआ है ये समझने में ही 2-3 घंटे चले गए। तब तक ये लग रहा था कि कहीं शूटिंग हो रही है, कहीं किसी को लग रहा था कि कहीं कुछ गैंग वॉर जैसा कुछ चीजें हो रही है। लेकिन एक आधे पौने घंटे के बाद जिस तरीके से खबरें और भी ज्यादा होने लगी और जैसे देखा कि पुलिस की बेबसी एक तरीके से बढ़ती जा रही है। नॉर्मली मुंबई पुलिस इस सब सिचुएशंस में कंट्रोल में होती है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि पुलिस भी बेबस है। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से चीजें हो रही है। मुझे अभी भी याद है कि मेट्रो सिनेमा के पास में, जो मुंबई के वीटी स्टेशन से कुछ 500 मीटर दूरी पर होगा, वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है और वहां से ही, उस पुलिस की गाड़ी से ही फायरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद रिपोर्टर्स को भी ये लगने लगा कि भरोसा किस पर करें। आमतौर पर पुलिस की गाड़ी तो आपको समझ में आती है, यानी पुलिस की गाड़ी में भी ट्रैवल कर रहे हैं। 2009 में इसमें जो चार्जशीट फाइल की गई, उसमें इंटरेस्टिंगली तहव्वुर हुसैन राणा या डेविड कोलमन हेडली, इनका नाम ही नहीं था। ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पाकिस्तान से कोई 10 लोग आते हैं मुंबई में, जो बधवार पार्क है, जो कोलियों की बस्ती है, फिशरमैन कॉलोनी है, वहां से लोग अंदर घुसते हैं मुंबई के शहर में, और उनको ये पता कैसे चलता है यहाँ पर जाना है। ये कोऑर्डिनेट्स उनको किस तरीके से दिए। खबा दाऊद जैसा इलाका जो जहां पर अटैक हुआ था, जूइश इंस्टॉलेशन है। कुलाबा में एक संकड़ी गलियों में वहां पर वो उसका पता कैसे चला। कई लोगों को ये मालूम भी नहीं है मुंबई में कि खबा हाउस वहां पर है, जिसे नरीमन हाउस भी कहा जाता है। तो वो कड़ी कौन है, ये जानकारियां किसने दी इन लोगों को? क्या कोई मुंबई का आदमी उसमें शामिल था जो इनको ये जानकारी दे रहा था? तो मुंबई पुलिस की चार्जशीट में फहीम अंसारी और सबाउद्दीन, इन दोनों का नाम लिया गया था, जो रामपुर में यूपी में सीआरपीएफ के कैंप पे टेरर अटैक हुआ था, उसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस की केस ये थी कि इन दोनों ने मैप्स के जरिए इन जो इंस्टॉलेशंस पे हमला करना था उसकी जानकारी एलईटी को पहुंचाई थी। उन पर केस भी चला और इन दोनों के खिलाफ मुंबई पुलिस कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई और इन दोनों को छोड़ दिया गया। उसके बाद डेविड कोलमन हेडली अमेरिका में पकड़ा गया और उसके बाद यह पता चला कि दरअसल डेविड कोलमन हेडली जैसा आदमी मुंबई में आकर रह रहा था और वो जिसके पास रहता था उसका नाम था तहव्वुर हुसैन राणा। और उसके विजिट्स के दौरान जो 6-7 विजिट्स उसके हुए हैं, उसमें 200 से ज्यादा बार एक दूसरे से उनकी कॉल पर बातचीत हुई थी। तो इसके जरिए ये सारी जानकारी इकट्ठा हुई थी। खुद तहव्वुर हुसैन राणा मुंबई के रेनेसांस होटल में 21 नवंबर तक, 26 नवंबर को मुंबई में अटैक होता है, 16 से 21 नवंबर 2008 तक तहव्वुर हुसैन राणा रेनेसांस होटल में रहता था। और उसके पहले उसने दिल्ली, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद यहां पर भी ट्रैवल किया था कि और कहां पर मुंबई के बाद अटैक किया जा सकता है, उसकी जानकारी निकालने के लिए भी उसने कोशिश की थी। कुल मिलाकर जो कड़ी मिसिंग थी वो इनकी यूएस में हुई गिरफ्तारी के बाद, अमेरिका में हुई गिरफ्तारी के बाद खुलकर सामने आई कि किस तरीके से डेविड कोलमन हेडली, जिसको दाऊद गिलानी उसका दरअसल नाम था, वो अमेरिकन सिटीजन के रूप में यहां पर आया। तहव्वुर हुसैन राणा कैनेडियन सिटीजन के रूप में यहां पर आया और उन दोनों ने मिलकर किस तरीके से ये जो प्लानिंग है उसमें शिरकत की थी और मदद की थी। हमने आपको बताया कि कैसे जीके पिल्लई ने अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठाए, कैसे इन्होंने कहा कि राणा तो इस पूरी आतंकी साजिश का टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हेडली भारत के शिकंजे में कब आएगा जो असल मुजरिम है।
इस पर अमेरिका का क्या रुख है और इस पूरी तनातनी का भारत अमेरिका संबंधों पर असर क्या पड़ सकता है? डेविड कोलमन हेडली का कई देशों में टेररिज्म के पीछे हाथ है, उसमें डेनमार्क भी है, तो ये एंटैंगल्ड नेचर है और कई रिक्वेस्ट्स अमेरिका के पास हैं। लेकिन अगर आप इसमें एक भारत के लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो प्रेस वार्तालाप हुई थी उसमें ट्रंप ने हिंट कर दिया है कि और भी केसेस भारत के रिक्वेस्ट्स हमारे पास हैं जिस पे हम नजर रख रहे हैं। उसमें सबसे ऊपर डेविड कोलमन हेडली है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर तहव्वुर राना एक स्टेप क्लोजर माना जाएगा तो ये जो आखिरी कड़ी होगी वो डेविड कोलमन हेडली की होगी। और उसमें अभी फिलहाल क्योंकि जीरो टॉलरेंस है दोनों गवर्नमेंट का टेररिज्म के खिलाफ, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। और मुझे लगता है कि वही एक पॉइंट है जो कि ऑप्टिमिज्म, जहां से एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है कि डेविड कोलमन हेडली आज न कल भारत के जस्टिस सिस्टम को फेस करेंगे। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। डेविड हेडली उर्फ दाऊद जिलानी और तहव्वुर राणा के अलावा 26/11 आतंकी हमले साजिश के और भी किरदार हैं। कौन है ये और उनकी भूमिका क्या थी? हाफिज सईद इस समय लाहौर की जेल में बंद है। उसके ऊपर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है, अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से करीब 86 करोड़ रुपए। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर के कमांडर के तौर पर हेडली के साथ मिलकर उसने आतंकियों को ट्रेन किया। हाल फिलहाल में इस्लामाबाद से आए एक फिटनेस वीडियो में वो देखा गया था, अपना नाम बदलकर उसने अबू वासी कर लिया है। मेजर इकबाल वो ISI से जुड़ा रहा है, अभी उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में। डेविड हेडली इस समय शिकागो की जेल में बंद है। लंबे समय तक उसने अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुखबिर का काम किया। अमेरिका ने उसी की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा के खिलाफ केस बनाया, लेकिन डेविड हेडली समेत अन्य साजिशकर्ताओं की बारी आना अभी बाकी है। अब इस बड़ी खबर को अंत की ओर ले जाते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि उसका राणा से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए हैं और वो कनाडा का नागरिक है। पाकिस्तान ने भले ही पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। NIA हेडक्वार्टर्स में एक हाई सिक्योरिटी इंटरोगेशन सेल तैयार किया गया है। इस सेल का एक्सेस 12 आला अधिकारियों के पास है, जिनमें NIA के DG सदानंद दाते, IG आशीष बत्रा और DIG जया रॉय शामिल हैं। इधर मोदी सरकार ने एडवोकेट नरेंद्र मान को इस केस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर दिया है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक की जिम्मेदारी दी है। मान पहले भी कई मामलों में CBI का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। न्याय के आधुनिक सिद्धांत ये कहते हैं कि हर किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसी के तहत राणा को भी ये मौका दिया जाएगा। इसके साथ अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि की भी कुछ शर्तें हैं। प्रत्यर्पण के बाद भी भारत इन शर्तों से बंधा है। मसलन राणा के खिलाफ किसी और केस में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना ही सज़ा दी जा सकती है। छूट तब मिल सकती है जब अमेरिकी अधिकारी मंजूरी दें। साथ ही अमेरिका की मंजूरी के बिना भारत राणा को किसी दूसरे देश को प्रत्यर्पित नहीं करेगा। राणा को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया का खर्च भारत को ही उठाना होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सरकार और भारत की न्याय प्रक्रिया ने 26/11 के साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो पकड़ में आए उन्हें कानून के तहत सजा भी दी गई। जो अभी पहुंच से दूर हैं उनकी भी तलाश जारी है। कसाब और राणा के बाद अगला नंबर दूसरे आतताइयों का है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी भारतीय कानून प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और शायद तब उस आतंकी बर्बरता का हिसाब पूरा होगा। इस उम्मीद के साथ बड़ी खबर को यहीं विराम देते हैं और अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पहली सुर्खी है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में डॉक्टर सुशीला तिवारी सरकारी अस्पताल में जनवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच HIV के 477 मामले सामने आए हैं। इनमें से 43 मामले पिछले महीने ही दर्ज किए गए। मरीजों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। 477 मरीजों में 370 पुरुष, 98 महिलाएं, 8 बच्चे और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने हॉस्पिटल के एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी
ART केंद्र के नोडल अधिकारी डॉक्टर वैभव कुमार का बयान छापा है। डॉक्टर ने कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। हर दिन कम से कम 3 नए संक्रमित मरीज आ रहे हैं। मरीजों को रजिस्टर करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि लोगों को समाज से अलग थलग कर दिए जाने का डर रहता है। डॉक्टर कुमार ने अपने बयान में आगे कहा कि इन मामलों के पीछे 2 मुख्य वजह है। पहली, नशे की लत वाले पुरुषों का एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना, दूसरी असुरक्षित सेक्स। उन्होंने बताया कि मरीजों का लगातार इलाज जारी रखना काफ़ी कठिन है। कई NGOs हैं जो मरीजों को अस्पताल तक लाने में मदद करते हैं, लेकिन कई मरीज दोबारा दवा लेने नहीं आते, जिससे इलाज का असर कम हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 से मार्च 2025 तक यानी बीते 15 सालों में ART सेंटर में कुल 4,824 HIV पॉजिटिव मरीज सामने आए। इनमें से 880 की मौत हो चुकी है, 450 को दूसरी जगह भेजा गया है। 816 मरीजों का कोई पता नहीं है और 2,536 मरीजों का इलाज अभी जारी है। दूसरी सुर्खी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने पीड़िता को ही घटना का जिम्मेदार माना है। पूरा मामला सितंबर 2024 का है, जब नोएडा के एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट अपनी 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक बार में गई थी। वहाँ उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से हुई। FIR के मुताबिक पीड़िता और बाकी लड़के रात 3 बजे तक बार में रुके। इस दौरान पीड़िता ने शराब पी। निश्चल नाम का आरोपी पीड़िता को बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। पीड़िता ने उसके घर जाकर आराम करने पर सहमति जताई, लेकिन आरोपी उसे नोएडा में अपने घर ले जाने की जगह गुरुग्राम में अपने रिश्तेदार के फ्लैट पर ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने नोएडा के एक थाने में FIR दर्ज करवाई। आरोपी को 11 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो उसे अपने फैसले की समझ होनी चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस संजय कुमार ने कहा, कोर्ट का मानना है कि अगर पीड़िता के आरोप को सच मान लिया जाए तब भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया और इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार थी। पीड़िता ने अपने बयान में भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। उसकी मेडिकल जांच में उसका हाइमन डैमेज्ड पाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न के बारे में कोई राय नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों, सबूतों और आरोपी की भूमिका को देखते हुए उसे जमानत दी जा सकती है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के एक फैसले की आलोचना हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि पीड़िता के ब्रेस्ट को पकड़ना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना रेप या रेप की कोशिश नहीं है। उनकी इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी पर फटकार लगाई थी और उसको असंवेदनशील बताया था। तीसरी और आखिरी सुर्खी आज की, जो उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार की हत्या से जुड़ी है। सीतापुर में 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने बताया है कि हत्याकांड के 5 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बकौल पुलिस, हत्या का पूरा मामला इलाके के एक बाबा और उसके चेले के साथ संबंधों को लेकर की जा रही ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। सीतापुर के SP चक्रेश मिश्रा ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हत्या के खुलासे के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई थी, जिनके द्वारा अलग अलग विभिन्न एंगलों पर जांच करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास राठौर उर्फ शिवानंद, निर्मल सिंह व असलम गाजी हैं। इसमें कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। एक दिन फरवरी के पहले सप्ताह में, जिसकी डेट अभी क्लियर नहीं है, उस दिन राघवेंद्र ने, जो विकास राठौर नामक व्यक्ति है, इसको एक नाबालिग किशोर के साथ में अवैध संबंध, उसके साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। तो उसके बाद इसके द्वारा राघवेंद्र की मर्डर का प्लान बनाया गया। इस मामले में राघवेंद्र की पत्नी ने एक FIR दर्ज करवाई थी। कहा था कि उनके पति को धमकियां मिल रही थी। पुलिस ने पहले 2 संदिग्धों की तस्वीरें जारी की थी और उनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम रखा था। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ये है ताऊ, ये है सरदार और ये है खांजा। 3 ताल के 3 यार, सरदार, खांजा और ताऊ मचाए बवाल। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। पूरे 100 नहीं, पूणे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। 3 ताल के दूसरे सीजन का 100वां एपिसोड लाइव होगा पुणे में। पुण्यात होणार बवाल। 3 ताल। आइए